हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं बोर्ड पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि चैप्टर 19 का पार्ट 2 हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर 19 के पार्ट 1 में और उससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या सिलेबस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम मैं लिखना भूल गया। सब्जेक्ट का नाम है CMED। ठीक है, CMED यानी कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो सेक्शन है, इससे पहले भी मैंने बताया आपको, जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो मध्य सर कवर करेंगे और जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक मैं ये पोर्शन कवर कर रहा हूँ। अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू हो पाई तो उस पोर्शन को भी मैं ही कवर करूँगा। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट था, चैप्टर था, उसका नाम था एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के जो पहले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट क्यों फोकस करती है कि एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा बने। एंटरप्रेन्योर एक टर्म है, आपको सिर्फ ये समझना है कि हमारी सरकार यही चाहती है, किसी भी देश की सरकार यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यवसायी बने, ताकि वो खुद तो बिजनेस कर ही सकें और साथ ही साथ और भी लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकें। ठीक, अगर हर व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई इसलिए करेगा कि उसको नौकरी करनी है तो जाहिर सी बात है हमारे पास सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें जॉब चाहिए। ठीक, जैसी कंडीशन इस समय हमारे देश की कुछ हद तक है भी कि ज़्यादातर लोग जॉब करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता। अब इसकी एक समस्या ये हो जाती है कि जब आपके पास बिजनेस ही नहीं है तो या तो आप विदेशों के ऊपर निर्भर रहेंगे या तो फिर सिर्फ आपके यहाँ कुछ ही लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, आप उनके ऊपर निर्भर है, तो नौकरियाँ कम होती जाएंगी। अच्छा, बहरहाल इसी सब चीज़ों को, भावनाओं का विकास करने के लिए सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि मैं आपको बताऊंगा कि हम जो इंडस्ट्रीज़ है उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपके देश में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंपनियां आप जानते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, और बजाज है, टाटा मोटर्स है, बहुत सारी मारुति है जो आपकी कंट्री में काम कर रही हैं। लेकिन आपकी कंट्री में काम कर रही हैं, क्या उनको भी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के टर्म में रख सकते हैं? नहीं। तो मेजरली जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की इंडस्ट्री हैं। पहला लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दूसरा मीडियम स्केल इंडस्ट्री और तीसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा, तो जब 3 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं तो इनका कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। ठीक, तो वो कंपनियां जिनका बिजनेस या अर्निंग या कैपिटल रिक्वायर्ड 1000 करोड़ से ऊपर होता है, जिनका मार्केट कैप, एक्चुअली ये मार्केट कैप टर्म जो है वो शेयर मार्केट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट उसके हिसाब से भी सोचिए, आप समझिए, तो जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर है उन्हें हम क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे आपकी रिलायंस हुई, ठीक है, रिलायंस है, टाटा है, और भी बहुत सारी कंपनियां, भेल है, सेल है, गेल है, ONGC है, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस जो है 1000 करोड़ से ऊपर का है। ठीक, उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। अच्छा, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, वो बिजनेस जो बहुत बड़े तो नहीं है, इंटरनेशनल पहुंच उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर भी बहुत छोटे प्लेयर नहीं हैं। ठीक, और जिनको माना जाता है कि वो बहुत ही जल्दी लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन सकते हैं, जिनको 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच का बिजनेस होता है, तो उनको हम किस में रखते हैं? मीडियम स्केल इंडस्ट्री में रखते हैं। ठीक, और फाइनली सबसे छोटा जिसको हमें समझना है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब जिसका टर्नओवर, जिसका बिजनेस 500 करोड़ से कम होता है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्राइटेरिया में रखते हैं। ठीक है, चलिए, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लघु उद्योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि 500 करोड़। आप सोचो कि जो गांव में व्यवसाय कर रहे हैं या छोटे शहरों में बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनका बिजनेस का टर्नओवर 500 करोड़ होता है? नहीं, 500 करोड़ उनका बिजनेस का टर्नओवर नहीं होता। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के भी सब पार्ट किए गए हैं। ठीक, एक होता है माइक्रो इंडस्ट्री जो 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में होता है।
या 500 करोड़ तक भी, ठीक, उनको हम माइक्रो इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गांव वगैरह में बनते हैं, जैसे पापड़ का उद्योग, अचार का उद्योग, या आप छोटा सा अपना एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करते हो जिसमें कि आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो कि लैंड जिस व्यक्ति की है वो अपनी लैंड देगा और आप अपना लेबर और मटेरियल लगा करके उसके हाउस का कंस्ट्रक्शन कराएंगे और जो अपना आपका सर्विस चार्ज होगा वो उससे आप चार्ज करेंगे, ठीक है। इन बिटवीन कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ वो लैंड और मटेरियल दोनों प्रोवाइड कराते हैं, आपको सिर्फ लेबर का इस्तेमाल करना होता है, जो भी वहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए, और आप बना करके उनको हैंड ओवर करते जाते हैं और आपको आपके पैसे मिलते जाते हैं। तो ये इस कैटेगरी में आता है 1 लाख टू 10 करोड़ में, माइक्रो इंडस्ट्री आता है 10 करोड़ टू 1000 करोड़। अच्छा, मैं बार बार एक टर्म, 2 टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, मिनट। मैं बार बार एक टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से तो आप समझ ही रहे हैं कि एक व्यवसाय, इंडस्ट्री से मतलब है एक व्यवसाय से, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, वो डिटेल में जब मैं नोट्स में भेजूँगा उसके बाद आपको फिर समझाऊँगा, ठीक। लेकिन अभी के लिए आपको बस एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि 2 आपने चीज़ें सुनी होंगी, ठीक। एक होता है फर्म, ठीक, दूसरा होता है कंपनी, और तीसरी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने सुना होगा अगर थोड़ा बहुत बिजनेस से ताल्लुकात हों, ठीक है। और एक और चीज़ होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही होती हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं, इसलिए मैं अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया इसको, ठीक है। अब फर्म सबसे पहले समझते हैं। फर्म क्या है? जब कोई, अच्छा, फर्म 2 टाइप की होती हैं, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरी होती है पार्टनरशिप, ठीक। क्या फ़र्क है? देखिए, फर्म का, जब आप कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आप रजिस्टर्ड तरीके से, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक फर्म बनाते हैं। अगर आपका व्यवसाय बहुत बड़े स्केल पे आप शुरू नहीं कर रहे, छोटे स्केल पे आप शुरू कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप पहले फर्म बनाइए। फर्म को बनाइए सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कोई पार्टनर नहीं है आपका, आप अकेले उसके ओनर हैं, तो ऐसी फर्म को सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं। और जिसमें पार्टनर होते हैं, फर्म है लेकिन पार्टनर है, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, तो उस फर्म को हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कोई व्यवसाय करेंगे तो उसके लिए आपको जीएसटी भरनी पड़ेगी, टैक्सेस दाखिल करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स, तो उन सब के लिए आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए और सारी चीज़ें। बस फर्म में हो सकता है कोई यूनिक चीज़ नहीं होती, जैसे मान लेते हैं कि आपके शहर में कोई फर्म है ABC प्रोप्राइटर्स, ठीक है, ठीक, या तो वही ABC प्रोप्राइटर दूसरे शहर में भी हो सकता है, मतलब यूनिकनेस नहीं होती है। हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा शहरों में लोग दुकानें खोलते हैं तो बच्चों के नाम पर खोलते हैं, है ना, रूरल एरियाज में भी खोलते हैं। तो किसी की बेटी का नाम अगर खुशी है, या लड़के का नाम शुभम है, या कुछ भी नाम है, तो उस नाम से बहुत सारी दुकानें आपको शहर भर में मिल जाएंगी। सभी ने अपना अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, है ना, लेकिन यूनिकनेस कुछ नहीं। लेकिन क्या, जैसे आपने बड़ी कंपनियां सुनी, मारुति, तो क्या मारुति के नाम की कोई दूसरी कंपनी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कंपनी और फर्म में यही एक मेजर डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है क्या, कि फर्म अकेले खोली जा सकती है, मतलब फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, लेकिन कंपनी में सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होती। इसका मतलब कंपनी में कम से कम
दो मेंबर्स का होना या दो पार्टनर्स का होना जरूरी होता है। ठीक। दूसरी बात, कंपनी का जो नाम होता है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होता है, यानी कि आपकी कंपनी का नाम कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता पूरे देश भर में। उसके ऊपर आपका राइट है, अधिकार है आपकी कंट्री में। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया रजिस्ट्रार कंपनी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज गांव में बनाई जाती हैं, शहरों में बनाई जाती हैं, छोटे व्यापार, छोटे उद्योग करने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं। ठीक है। जैसे गांव में लोग बनाते हैं, शहरों में छोटे व्यवसाय करने के लिए। उसमें क्या होता है, बहुत सारी आपको बिजनेस में और टैक्स में छूट मिलती है। छोटे छोटे बिजनेस लोगों की जीविका को बढ़ाने के लिए या लोगों के इनकम को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, तो उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। और उसी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं, जिनको आप कई बार एनजीओ भी बोलते हैं, अगर आपने सुना हो। तो वो संस्थाएं जो समाज की सेवा के लिए काम करती हैं, उन्हें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ बोलते हैं। मतलब वो फ़ायदे के लिए नहीं चलाई जा रही हैं, वो समाज की सेवा के लिए चलाई जा रही हैं। हाँ, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें तनख्वाह मिलती है, लेकिन बाकी जो काम है वो समाज सेवा के लिए हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी संस्थाओं को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इनके लिए और भी टैक्सों में छूट होती है। ठीक। इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक। अभी मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या लघु उद्योग के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट क्यों बढ़ावा देती है? ठीक। तो एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पहला, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। अब आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले, अगर आप न्यूज़ सुन रहे हो, तो मेहुल चौकसी का प्रत्यार्पण के लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स गए हैं डोमिनिका रिपब्लिकन। ठीक। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारा लोन लिया था और उस लोन के पैसे का गबन किया। ठीक है। अच्छा, अगर हम बड़े बड़े बिजनेस को बड़े बड़े लोन नहीं भी देंगे तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे बिजनेस ढेर सारे कंट्री में हमारे हों तो उनमें हमारा पैसा कम फंसेगा। और दूसरी बात कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता इस बात की ज़्यादा होगी कि उनमें से ज़्यादातर हमारा लोन वापस कर देंगे। अगर कुछ के बिजनेस फेल भी हो गए तो ऑलमोस्ट ओवरऑल देश हमारा फायदे में रहेगा या बैंकों को लाभ होगा। तो सबसे बड़ा फायदा, पहला एडवांटेज कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेस कैपिटल, कैपिटल मतलब फंड, पैसा, कम पैसा चाहिए होता है, कम पैसे की आवश्यकता होती है इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए। दूसरी बात, क्योंकि देश के हर कोने में अलग अलग जगहों पर बिजनेस का सेटअप होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी। भाई, अगर हम एक बड़ी कंपनी को लोन देंगे और अगर वो 100 एम्प्लॉय हायर करती है और हम 10 छोटी छोटी कंपनियों को लोन देंगे और हर कंपनी 20 को हायर करती है, तो हमारे पास वैसे भी 100 लोगों की जॉब बढ़ गई, 200 लोगों की टोटल जॉब हो गई। तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। फिर बैलेंस्ड ग्रोथ, हो सकता है सभी लोग ज़्यादा बड़ा बिजनेस ना कर पाएँ, जैसे इसका एक खामियाजा आप हमारे देश में देखते हैं कि जो तटीय हमारे प्रदेश है, जैसे मुंबई है, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, उनकी इकॉनमी बिहार, यूपी, हिमाचल, इन सब जगहों से ज़्यादा बेहतर है। उसका बहुत बड़ा कारण यही है क्योंकि वहाँ पर बड़े व्यवसायी हमेशा से रहे और उन्होंने वहीं की ग्रोथ की और वहीं के लोगों को जॉब दिया। इसीलिए हमारे प्रदेशों से बहुत सारे लोग उस प्रदेशों में जाते हैं और इसी वजह से जो ग्रोथ है हमारे देश की वो इक्वल नहीं है। ठीक है। तो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ावा दें तो हमारे देश में बैलेंस ग्रोथ होगी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब जो पैसे की शक्ति है उसका डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण होगा। अगर हम एक ही व्यक्ति को, यानी कि जैसे आपने पहले सुना होगा, लोग बार बार टाटा बिरला से तुलना किया करते थे, मतलब सारा बिजनेस, सारा पैसा उन्हीं के पास था। लेकिन अब समय बदला, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन आए, उन्होंने अपना व्यापार किया, तो कम से कम ये हुआ ना कि पूरी पावर एक आदमी के पास ना जा करके पावर का शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। और डिक्रीज इन मोनोपोली, जाहिर सी बात है कि जो पहले का समय था, याद करिए, अगर आपको पता हो तो, अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए कि एक ही कंपनी कार बनाती है, मारुति,
तो आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है कि वो अच्छी बनाए बुरी बनाए, जिस भी रेट पे बनाए आपको लेना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक। लेकिन अगर और सारी कंपनियां होंगी तो आपके पास चॉइस होगी। जैसे मोबाइल नेटवर्क में आपको याद हो BSNL था, तो इस समय BSNL ही था, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था। फिर और प्राइवेट प्लेयर आए तो आपके पास ऑप्शंस आए, आप बार्गेन कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ डिक्रीज सिटी पोल्यूशन, जब हम ये इस वजह से है कि जब रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो छोटे छोटे गाँव में या कस्बों में उद्योग हैं, अगर हम उनको प्रमोट करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं की जगहों पर मिले, तो शहरों की जो भीड़ है उसमें कमी आ सकती है, ठीक। तो ये हो गया आपका पॉइंट सारे, ठीक है, जो लाभ आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।